Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, we have already discussed in our previous video Fazan rule, and today we will discuss a new topic that will be Vesper theory. स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में फजान रूल डिस्कस किया था और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी यानी आपके एकेडमिक लेवल, नीट लेवल, जेई लेवल तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो थ्योरी होगी हमारी वेस्पर थ्योरी। यानी अब वेस्पर थ्योरी क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो वेस्पर थ्योरी को अगर हम देखें तो यहाँ वी स्टैंड फॉर वैलेंस, इन शॉर्ट क्या है ये, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, आर स्टैंड फॉर रिपल्शन। मीन्स इस थ्योरी का पूरा नाम है VSEPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बेसिकली क्या डिसाइड करती है, तो इस थ्योरी के अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, और वो क्या कि किसी केमिकल कंपाउंड की शेप, और हम क्या डिस्कस करेंगे, ये थ्योरी हमें क्या बताती है, शेप और ज्योमेट्री। अब शेप और ज्योमेट्री, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपके लिए कि व्हाट इज शेप एंड ज्योमेट्री। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जनरली क्या समझते हैं कि जो शेप होती है और जो ज्योमेट्री होती है किसी मॉलिक्यूल की, बोथ आर सेम कंटेंट, दोनों एक ही बात है, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। तो इस थ्योरी के अंदर एक्चुअल में वेस्पर थ्योरी हमें किसी मॉलिक्यूल की, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या बताती है, शेप तो बताती है, साथ में ज्योमेट्री के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। और इस थ्योरी के अंदर शेप्स को ही डिस्कस किया गया है, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले हमें यह भी समझना है कि शेप और ज्योमेट्री क्या होती है। तो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, इस थ्योरी के अंदर हम ये सारी बातें भी कवर करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी को। तो वेस्पर थ्योरी सबसे पहले नाम से समझते हैं क्या है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मतलब है कि इस थ्योरी में एक्चुअल में ये बताया गया कि किसी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है, फाइनली जो शेप होती है वो किस रीजन की वजह से होती है, तो फाइनली शेप होती है जो वैलेंस शेल होती है किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल्स की। जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कौन पार्ट करता है, वैलेंस शेल। यानी एक एटम दूसरे एटम से किस वजह से कंबाइंड होता है, तो उस एटम के वैलेंस शेल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस शेल में कौन, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी जब भी बॉन्डिंग होती है, या इस थ्योरी में बताया गया कि जब भी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होता है, जुड़ता है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनते हैं। और फिर उन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट होता है। उन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ये जो बॉन्ड है एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये जो बॉन्ड है, सपोज करते हैं कोई एक मॉलिक्यूल है जो AB3 टाइप का है या AB4 टाइप का है। AB4 का मतलब जैसे CH4 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसमें 4 कार्बन हम लोग बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक्चुअल में उसने कहा गया जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, यानी हर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इन पेयर्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स के बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट होता है। जब बॉन्ड बन जाते हैं तो बॉन्ड बनने पर इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर के बीच में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये नेगेटिव क्लाउड फॉर्म करते हैं अपने चारों ओर। इसी तरीके से ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिव क्लाउड अपने चारों ओर फॉर्म करता है। इसी तरीके से ये पेयर भी नेगेटिवली क्लाउड फॉर्म करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली क्लाउड फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव में आपस में, और हमें पता है सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। जब यहाँ नेगेटिव क्लाउड, चारों तरफ नेगेटिव क्लाउड हो जाएगा सेंट्रल एटम के, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। और ये नेगेटिव क्लाउड, यानी ये नेगेटिव क्लाउड इस क्लाउड को, ये इसको और ये इसको रिपेल करने लगेगा। और इस थ्योरी में कहा गया कि जब ये रिपल्शन होता है तो रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एक दूसरे से दूर फार अपार्ट होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, और 3 डायमेंशन में यानी स्पेस में वहाँ पर जाकर रुकते हैं, वहाँ पर जाकर स्टे करते हैं जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होता है। और जब वो स्पेस में ऐसी पोजीशन पर जाकर स्टे कर लेते हैं जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होता है, तो वहाँ पर फिक्स बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो जाती है। और जब बॉन्ड की पोजीशंस फिक्स हो जाती है तो मॉलिक्यूल की एक फाइनल शेप बनकर आती है।
और वो शेप किस वजह से आई? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन की वजह से। तो इन शॉर्ट इस थ्योरी के अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से वो 3 डायमेंशन में 3D स्पेस में वह उस प्लेस पर जाकर स्टे करते हैं जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होता है। और जब वो 3D में उस जगह पर स्टे कर लेते हैं जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होता है, तो वहाँ पर जाकर स्टे हो जाते हैं, और स्टे होने के बाद एक क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन ले लेते हैं। और जब वो फिक्स पोजीशन ले लेते हैं तो उस पोजीशन में के बाद एक फाइनल शेप डिसाइड होती है, और वो शेप किस बेस पर डिसाइड होती है? तो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से। तो इस थ्योरी में बेसिकली हमें ये पढ़ना है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये थ्योरी क्या है। ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बीच में रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वहाँ पर जाकर स्टे करते हैं जहाँ पर उनको रिपल्शन सबसे कम फील होता है, और कम फील होने के बाद वो एक फिक्स पोजीशन ले लेते हैं, और फिक्स पोजीशन लेने के बाद मॉलिक्यूल की एक फाइनल शेप बनकर आती है, जिसको हम मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर शेप बोलते हैं। और शेप मींस फाइनलाइज, ये थ्योरी शेप को डिसाइड करती है। अब सबसे पहले हमें इस थ्योरी के अंदर इन 2 पार्ट्स को भी समझना है कि शेप क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है, और साथ साथ इस थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट थे वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट थे, कौन कौन से पॉस्टुलेट इस थ्योरी के अंदर है। पहले इस थ्योरी के पॉस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 मैं इस थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा 3 डायमेंशन है, आप इमेजिन करके चलिए, क्योंकि हमारा बोर्ड 2D है और आपको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स को इमेजिन करके हमें बनाना भी है। तो चलिए इसके पॉस्टुलेट्स क्या हैं। तो पहला फर्स्ट मेन पॉस्टुलेट है कि शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन the number of valence shell electron pair। ये जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये बॉन्डेड पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्डेड पेयर एज वेल एज एंड नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों पर डिपेंड करता है। मीन्स इस थ्योरी का पहला पॉस्टुलेट ये है कि ये थ्योरी बताती है कि किसी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है, शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन पर डिपेंड करती है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये थ्योरी कहती है, दूसरा पॉस्टुलेट कहती है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the valence shell one another repel one another due to same negative charge। मीन्स अभी मैंने बताया कि एक्चुअल में ये शेप 3 डायमेंशन में क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, बॉन्डेड पेयर और इलेक्ट्रॉन की बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक शेप बनकर आती है। और वो शेप क्यों बनकर आती है? क्योंकि उन बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वाले जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने का रीजन होता है सब पर सेम नेगेटिव चार्ज का होना। तो इसीलिए शेप की प्रोबेबिलिटी बनती है। थर्ड पोजीशन कहता है, थर्ड मॉलिक्यूल हमारा क्या कहती है, थर्ड पोस्टुलेट, तो वो कहता है कि मल्टीपल ये थ्योरी कहती है मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। यानी अगर हम जब मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगे तो कहीं पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, फॉर एग्जांपल SO3 के मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड शेप आएगी, कैसे आएगी तो अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह ही काउंट होता है। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड की वजह से शेप पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये थ्योरी बताती है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड पर ही होता है। फोर्थ, different type of electrons repel differently
रिपेल डिफरेंटली ईच अदर, डिफरेंटली ईच अदर, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल डिफरेंटली ईच अदर, यानी अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अलग अलग तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आपने ये 3 पॉस्टुलेट देखे, और ये 3 पॉस्टुलेट क्या कह रहे हैं कि इस थ्योरी के अंदर किसी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगी। दूसरा पॉस्टुलेट इस थ्योरी में कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने का रीज़न होता है सेम नेगेटिव चार्ज का होना। तीसरा, अगर मॉलिक्यूल में कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मींस मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड की तरह। मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शेप पर इफेक्ट नहीं डालते हैं, वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह ही काउंट होते हैं। और फोर्थ पॉस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल डिफरेंटली ईच अदर। अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कोई ज़्यादा रिपेल करता है और कोई कम रिपेल करता है। तो आप पहले इसको देखिए, होप आपने इसको देख लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट पर वापस आ रहा हूँ, थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो कि एक्चुअल में इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, क्या है कि डिफरेंट जो होते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैव ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, यानी इनके पास डिफरेंट ऑर्डर होता है रिपल्शन का। और क्या ऑर्डर होता है, तो लोन पेयर, यानी लोन पेयर जो होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर 2 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर हमेशा बहुत ज़्यादा रिपल्शन दिखाते हैं। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर किसी मॉलिक्यूल पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो वहाँ पर रिपल्शन लोन पेयर के रिपल्शन की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। और अगर कहीं पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर है ही नहीं, अगर मॉलिक्यूल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन सबसे कम होता है। तो इस तरीके से ये रिपल्शन का ऑर्डर है। कैसे है, तो अभी हम इनकी शेप्स के हिसाब से इनको डिसाइड करने वाले हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वेस्पर थ्योरी क्या है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने पर वो स्पेस में 3 डायमेंशन में वहाँ जाकर स्टे करते हैं जहाँ वो सबसे कम रिपल्शन फील करते हैं, और वहाँ जाकर स्टे करने पर एक डेफिनेट शेप बन जाती है, और उसी शेप को ये थ्योरी डिसाइड करती है। और इसी शेप के बारे में इस थ्योरी में सारी बातें बताई गई हैं। अब 1 बाय 1 हम टाइप्स ऑफ शेप्स को डिसाइड करेंगे कि इस थ्योरी में प्रैक्टिकली जब देखा गया तो किस किस तरीके की शेप्स आई किन किन कंडीशंस में। तो पूरा चार्ट के थ्रू हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। तो मैं एक चार्ट फॉर्म कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल का हम टाइप ले रहे हैं वो। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोन पेयर। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ज्योमेट्री। और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ शेप। और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। तो इन शॉर्ट हम सारी बातों को 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे। शेप थोड़ा नीचे, होप सो आपको शायद ना दिख रहा हो, तो मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा शेप। ज्योमेट्री भी नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन तो वो ही अराइज होता है कि शेप और ज्योमेट्री क्या होती है। तो इसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल का AB2 टाइप। अब AB2 टाइप मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि A यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, A यहाँ पर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम को। A यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम को। अगर हमने कहीं B लिखा है तो B रिप्रेजेंट करेगा सराउंडिंग एटम को। और अगर कहीं पर हम E वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो E यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा लोन पेयर को, यहाँ E यूज़ करेगा लोन पेयर को। अब मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है AB2 का मतलब है A यानी सेंट्रल एटम है यहाँ पर एक, B
यानी यहाँ पर 2 सराउंडिंग एटम्स हैं। ठीक है, अब मैंने कहा जब सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम्स है और ई वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, इसका मतलब हम एक ऐसा मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड करने वाले हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होगा, तो बॉन्ड पेयर होंगे। अब कैसे होगा, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री क्या होगी कि सेंट्रल एटम ए है, ठीक है, बॉन्ड पेयर मैं कहूँ कि बॉन्ड पेयर तो उसके अंदर 2 हैं, लोन पेयर 0 है। एक बात और आप नोट बना के डाल लीजिए कहीं पर कि जब मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल तो, कि जब शेप, किसी मॉलिक्यूल की शेप और उसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमेशा इक्वल होती है या सेम होती है जब उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर 0 हो। अगर मॉलिक्यूल पर लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री हमेशा सेम होती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पर लोन पेयर हैं, मॉलिक्यूल पर लोन पेयर हैं, तो अगर लोन पेयर हैं तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, अगर लोन पेयर हैं प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट है, कितने हैं वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर, तो अगर लोन पेयर हैं तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शेप और ज्योमेट्री का जो आपके पास डाउट बना हुआ है वो भी अभी क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब AB2 टाइप का मॉलिक्यूल का पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, और एग्जाम्पल AB2 टाइप का मॉलिक्यूल का हम लोग ले रहे हैं BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अब देखिए बेरिलियम क्लोराइड की अगर मैं बॉन्डिंग दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो Cl है ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रहा है और ये भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रहा है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट को फुलफिल करने का, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट फुलफिल करेंगे और ये अपना डुप्लेट क्या कुछ भी नहीं पूरा कर पाएगा। और हमने ये मॉलिक्यूल पढ़ा है कहाँ पर, ऑक्टेट के, कहाँ पर, ऑक्टेट की लिमिटेशन में, कि ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने देखा कि सेंट्रल एटम पर जब इन्होंने ये जो है ये बॉन्ड बनाने में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। आप देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये बेरिलियम था, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं बचा। सराउंडिंग का मत से हमें मतलब नहीं है लोन पेयर से, हमें सेंट्रल एटम से मतलब है, तो सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं बचा। अब आप खुद सोचिए कि ये क्या है, अभी तो हम अपनी मर्जी से इस Cl को कहीं भी लगा दूं, मैं इसको यहाँ लगा दूं, इस Cl को यहाँ लगा दूं, इसको यहाँ लगा दूं, लेकिन एक्चुअल में थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि 2 एटम्स सराउंडिंग एटम्स कहाँ जाकर स्टे करते हैं, सराउंडिंग एटम्स सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में उस जगह पर जाकर स्टे करते हैं जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होता है। अब ये 3 डायमेंशन है, आप चारों तरफ अगर हम देखें तो 363 डायमेंशन है मेरे चारों तरफ, तो अगर ये मेरा हाथ जो है ये सेंट्रल एटम बेरिलियम है, तो इनको सबसे कम रिपल्शन कहाँ होगा। अभी मैंने ये पोजीशन बनाई है, तो एक तो मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, तो यहाँ ऑलमोस्ट क्या आ रहा है 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ रिपल्शन होगा। ये यहाँ भी नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को। अगर मैं इनको ऐसे बना दूँ, देखिए अगर मैं इनको ऐसे बना दूँ, इस बॉन्ड को ऐसे बना दूँ, 2 Cl ऐसे लगा दूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मैंने ऐसे लगा दिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों नेगेटिव चार्ज क्या है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा और दूर 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 करेगा और करता चला जाएगा और स्पेस में वहाँ जाकर रुकेगा जहाँ पर रिपल्शन कम होगा। तो सेंट्रल एटम, अगर ये क्लोरीन है, ये वाला भी क्लोरीन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते करते इस पोजीशन में आ जाएं, यानी ऐसे सीधा, शायद मैं पूरी वीडियो में पता नहीं कवर हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, आप इमेजिन करिए कि सीधा, तो सीधा हाथ हो जाएंगे, यानी एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है, और ये जो मैं हूँ ये क्या है, बेरिलियम है। तो अब क्या होगा, ये इसको और ये इससे सबसे दूरी पर पहुँच गए, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर पहुँच गए। अब ये एक दूसरे को इससे ज़्यादा रिपेल नहीं कर सकते। अब ये यहाँ सबसे कम रिपल्शन फील कर रहा है और ये क्लोरीन यहाँ सबसे कम रिपल्शन फील कर रहा है, और यहाँ जाकर ये स्टे हो जाएंगे। अब जब ये इस पोजीशन पर जाकर स्टे हो गए तो यही इनकी क्या कहलाएगी, शेप। अब जब ये इसी जा पर देखिए, अब हमने क्या देखा कि यहाँ बॉन्ड पेयर तो 2 हैं, लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर तो 0 था, और मैंने अभी भी बताया कि शेप और ज्योमेट्री सेम होती है अगर लोन पेयर 0 हो। तो क्या होगा, ये Cl कहाँ पर जाकर स्टे करेंगे एक्चुअल में, तो ये Cl प्रैक्टिकली देखा गया कि ये Cl स्पेस में इस एंगल पर जाकर स्टे करेंगे, और ये एंगल कितना है 180, यानी यहाँ पर ये सबसे कम रिपल्शन फील करेंगे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है ये, और इसको क्या बोलोगे आप, इस सिचुएशन को क्या बोलोगे आप, लीनियर।
इसको क्या बोलोगे आप? लीनियर। लीनियर मैंने कहा जब लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी? इक्वल। तो शेप भी क्या होगी इसकी? लीनियर। और ये किस तरीके के मॉलिक्यूल में होगा? तो BeCl2 टाइप के मॉलिक्यूल पर होगा, जहां पर सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं होगा और सराउंडिंग एटम 2 होंगे। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से शेप डिसाइड होती है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन फिर दोबारा बना हुआ है कि ज्योमेट्री और शेप क्या होती है। इसका आंसर आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूल से मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका एक और टाइप बनता है AB2 टाइप में। एक और टाइप हम लेते हैं, ठीक है। AB2 टाइप के बाद नेक्स्ट टाइप लेंगे AB3 टाइप। AB3 टाइप ए यानी इस बार एक सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम है और 3 सराउंडिंग एटम्स हैं। एक सेंट्रल एटम है और 3 सराउंडिंग एटम है, तो क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं। एक सेंट्रल एटम हो और 3 सराउंडिंग एटम हो, और यहाँ पर हमने फिर दोबारा, पहले मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया SO3 का। SO3 के एग्जाम्पल में आप देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लो जी बना दिए मैंने, जहाँ मेरी मर्जी करी मैंने तो वहाँ बना दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 3 ऑक्सीजन हैं, सराउंडिंग एटम 3 हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लिया। तो आप खुद देखिए कि जब ये ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, ये ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, ये ऑक्सीजन ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। सल्फर के पास 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही थे, लेकिन 2 इसको दिए हैं तो 2 इससे शेयर करेगा, 2 इससे शेयर करेगा और 2 इससे शेयर करके क्या हो जाएगा? ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाएगा। और प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि जिसके पास डी सब शेल होती है वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है। तो क्या हुआ कि सल्फर ने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दिए। अब जब सल्फर ने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दिए तो ये मॉलिक्यूल कैसे बना? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक भी लोन पेयर नहीं बचा। तो क्या कंडीशन है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर? अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड पेयर, देखिए मैंने कहा था कि अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा पोस्टुलेट में तो वो सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट होगा। हमें उससे मतलब नहीं है कि यहाँ डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शेप पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहाँ 3 है, हम इसे सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, 3 लोन पेयर, एक भी नहीं बचा तो 0। अब जब लोन पेयर एक भी नहीं बचा, 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या ये पॉसिबल है या क्या ये वो जगह है जहां पर इनको सबसे कम रिपल्शन फील होगा? आप खुद देखिए, ये बनाया ना हमने, ये बनाया है और 360 में है, यहाँ कब सबसे कम रिपल्शन? यहाँ तो नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करते करते ये दूर जाते चले जाएंगे, और दूर जाते जाते ये कहाँ रुकेंगे? यहाँ पर, इस पोजीशन पर ऐसे रुक जाएंगे। अब आप खुद देखिए, ये 360 है, ये पूरा क्या है? 360, और 360 को आप इक्वल 3 पार्ट में बांटोगे तो कितने आएंगे? 120। तो ये जाकर कहाँ रुकेंगे? 120, क्योंकि अगर इससे कम ये एंगल करते हैं तो यहाँ तो एंगल बढ़ जाएगा, नो डाउट यहाँ एंगल बढ़ जाएगा, ये इससे दूर हो गया, लेकिन इसके तो पास हो गया, इसके तो पास हो गया। अगर ये इधर से दूर जाता है तो इनके बीच में बढ़ जाएगा, लेकिन इसके तो पास हो गया। तो एक्चुअल में जब लोन पेयर एक भी ना हो और 3 बॉन्ड पेयर हों तो वो स्पेस में कुछ ये सिचुएशन में जाकर स्टे करते हैं, और ये स्पेस सिचुएशन में जब जाकर स्टे करेंगे, बनाया भले ही हमने ऐसे है, लेकिन ज्योमेट्री क्या कहलाएगी इसकी कि सेंट्रल एटम जो A है वो ये होगा, B यहाँ होगा, और अगला B यहाँ होगा, और अगला B यहाँ होगा, और इन सब के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। अब ये जो एंगल 120 डिग्री का है तो शेप, और मैंने कहा जब लोन पेयर 0 हो तो शेप और ज्योमेट्री बराबर आती है, सेम आती है। तो ये जो शेप कहलाएगी, ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बनी ये, और इस ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम आएंगी, तो इसका नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर शेप आती है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? तो इसका एग्जाम्पल लिया है SO3। होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, और ट्विस्ट डालते ही आपको आंसर मिलने वाला है ज्योमेट्री और शेप का। तो ज्योमेट्री और शेप के लिए ये बात ध्यान रखनी है, शेप और ज्योमेट्री अभी तक बराबर थी क्योंकि लोन पेयर 0 थे, बराबर का मतलब सेम थे, लेकिन शेप और ज्योमेट्री अब सेम नहीं होगी क्योंकि लोन पेयर
अगर वहाँ पर डेवलप्ड हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका केस 2 बनेगा AB3 टाइप में ही। हमने क्या करा कि AB3 टाइप में हम एक नया केस बना रहे हैं, AB2E। AB2E, अब AB2E का मतलब क्या है कि यहाँ 3 बॉन्ड थे और 3 सराउंडिंग एटम थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, 2 तो सराउंडिंग एटम है जो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन एक बॉन्ड हट गया, सराउंडिंग एटम तीसरा है ही नहीं। बी क्या था, सराउंडिंग एटम। इस बार 2 सराउंडिंग एटम लिए हैं, 2 बी लिए हैं और तीसरा भी है ही नहीं। उस बी की जगह क्या आ गया, लोन पेयर। तो यानी यहाँ पर एक लोन पेयर भी है। मीन्स अगर मैं यहाँ देखूँ तो सिचुएशन ये है, ए, ठीक है, एक सराउंडिंग एटम बी है, दूसरा सराउंडिंग एटम बी है, AB2 हो गया, और E क्या होता है, एक लोन पेयर। यहाँ पर आ गया लोन पेयर। अभी हमने एक पॉस्टुलेट में देखा था कि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन किससे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर रिपल्शन होना स्टार्ट होगा। क्यों, देखो अगर ये बॉन्ड, यहाँ ये लोन पेयर ना होता तो ये बस यहीं पर जाकर स्टे कर लेते, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे। लेकिन ये सेंट्रल एटम पर क्या आ गया, एक लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये और इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और रिपेल करते करते ये इसको इतना दूर कर देगा, ये इतनी दूर चले जाएंगे इस लोन पेयर से, 3 डायमेंशन में इतनी दूर चले जाएंगे जहां सबसे कम रिपल्शन फील करें। तो ये क्या होगा कि ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और ये बी रिपेल होते होते एक यहाँ पहुँच जाएगा, दूसरा रिपेल होते होते यहाँ पहुँच जाएगा, और ये लोन पेयर यहाँ रह जाएगा। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ रह जाएगा, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये लोन पेयर हो गया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, एक्चुअल में यहाँ से एक बॉन्ड पेयर हटा और लोन पेयर आ गया। यही तो है, यही केस है। बस यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे थे, अब वो फ्री हो गए। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर इतना रिपल्शन डाल रहे हैं कि जहाँ एंगल 120 होना था, उस 120 को इतना कम कर दिया रिपल्शन करते करते कि एंगल हो गया 104। ये 100 आ गया नियर अबाउट, ये एंगल आ गया 104। अब आप खुद देखिए। अब मैं बताता हूँ आपको ज्योमेट्री और शेप के बारे में। ज्योमेट्री और शेप का मतलब क्या होता है वो समझिए। शेप और ज्योमेट्री 2 चीज़ें हैं। जब हम शेप की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यानी शेप डिपेंड्स ऑन ओनली बॉन्ड पेयर। शेप किस पर डिपेंड करती है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर पर। लेकिन ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ज्योमेट्री दोनों पर डिपेंड करती है। तो आप देखिए, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं और शेप की बात करूं तो आप देखिए, शेप क्या है, केवल बॉन्ड पेयर। शेप के केस में हम केवल और केवल क्या देखेंगे, बॉन्ड पेयर देखेंगे, हमें लोन पेयर से मतलब नहीं है। तो अगर मैं इस शेप का केस देखूं, इसका ये आपने देख लिया होगा, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों देखेंगे, शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर देखेंगे। तो अब अगर मैं कहूँ कि इसकी शेप क्या है, तो मुझे इस लोन पेयर से मतलब नहीं है। इस लोन पेयर ने इनको रिपेल करके यहाँ इस पोजीशन पर फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मुझे तो 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, ये पोजीशन वाले, और एंगल जब हम प्रैक्टिकली देखा तो 104। तो ये शेप क्या है, तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, शेप को बोलेंगे बेंट, क्योंकि बेंट हो गई है। और ऐसे देख रहे हैं तो ये बेंट की जगह, हम इसे बेंट की जगह वी बोल सकते हैं, व्हील दिख रहा है ना, वी शेप, या फिर हम इसे कहें बेंट शेप। तो चाहो तो आप इसे वी शेप बोलो या बेंट शेप बोलो। तो शेप क्या हुई, शेप बॉन्ड पेयर पर डिपेंड हुई, और शेप से हमने, शेप कब डिसाइड होती है, बॉन्ड पेयर से। शेप का लोन पेयर से लेना देना नहीं होता है। अब ज्योमेट्री देखिए आप इसकी। ज्योमेट्री में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अगर मैं इसको बनाऊँ तो ज्योमेट्री तो क्या आ रही है, ट्रायगोनल प्लेनर आ रही है। और थोड़ा बहुत क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ट्रायगोनल प्लेनर में क्या है, शेप तो है, यानी ये जो ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड क्या है, डिस्टॉर्टेड प्लेनर है, यानी ट्रायगोनल प्लेनर है। और जब हम केवल बॉन्ड देख रहे हैं तो बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, बेंट। तो शेप क्या है, बेंट। तो अब आपको समझ में आया होगा शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। शेप बॉन्ड पेयर से कंसीडर करते हैं, और ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से कंसीडर करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल होगा SO2। अगर आप SO2 में देखते हैं तो क्या होगा, सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड, और एक लोन पेयर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इस केस का एग्जाम्पल AB2E टाइप का अगर मॉलिक्यूल है, जहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हों,
एक लोन पेयर हो तो शेप आएगी बेंट या फिर क्या वी शेप, और एग्जाम्पल होगा उसका SO2, ठीक है ये। और ज्योमेट्री है ये ट्रायगोनल प्लानर। तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, जबकि शेप केवल और केवल बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है। और यहाँ डबल बॉन्ड हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की तरह। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ नए एग्जाम्पल देखते हैं, टाइप देखते हैं। इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स की शेप 1 बाय 1 हम डिस्कस करते चले जाएंगे। देखिए आप इसको। तो होप आपने ये टाइप देख लिया होगा। अब हम इनको रब कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि मैं आगे नए टाइप के मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूँ, यानी टाइप हम चेंज कर रहे हैं। अब टाइप चेंज कर रहे हैं, अब आपको सिचुएशन काफ़ी समझ में आ गई है, तो आप थोड़ा स्पीड में कर लेंगे। अब बॉन्डिंग ना दिखा के अब जल्दी आपको कवर कराते हैं पूरा कंसेप्ट। तो हमने अभी AB2 टाइप और AB2 टाइप में AB2E टाइप का डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे AB4 टाइप। AB4 टाइप, अब AB4 टाइप का मतलब है कि जहां पर बॉन्ड पेयर हो 4 लेकिन लोन पेयर हो 0, और जहां बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो तो वहां ज्योमेट्री और शेप बराबर होती है। तो इन शॉर्ट जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको कहूं तो इसका एग्जाम्पल होगा CH4। CH4 इसका एग्जाम्पल होगा। अब CH4 में आप देखिए कि इन शॉर्ट अगर हमें बनाना हो, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे। लेकिन एक्चुअल में 90 डिग्री पर अगर हमने 4 एंगल दिखा दिए, यानी ये और ये ऐसे दिखा दिए, एक इधर भी दिखा दिया और एक नीचे की ओर भी दिखा दिया, थोड़ा सा है ना, आप समझने की कोशिश करो। ये तो हो गए सब 90 और एक इनके नीचे भी लगा हुआ है 90 पे, तो ये तो रिपल्शन करेंगे। अब रिपल्शन करके ये 3 डायमेंशन में जाएंगे, तो जब ये 3 डायमेंशन में स्टे करेंगे तो ये क्या शेप बनकर आती है, तो ये एक बॉन्ड कुछ इस तरीके से, एक ये और एक बॉन्ड ऐसे जाकर जुड़ता है। यानी अगर मैं इसको A बोल रहा हूँ और ये सारे B हैं, तो आप देखिए ये AB4 इस तरीके से स्टे करता है। यानी कैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक बॉन्ड ये है जो ऊपर की तरफ है, एक ये है, ठीक है, ये बनने के बाद एक बॉन्ड आगे की तरफ ऐसे, क्योंकि 3 डायमेंशन कहीं भी जा सकता है 3D में, तो एक बॉन्ड आगे की तरफ ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे पीछे की तरफ। यहाँ पर देखिए आप, एक तो ये हो गया, एक बॉन्ड ये है, एक इधर है, एक इधर मेरी तरफ पीछे की तरफ ऐसे, और एक ऐसे आगे की तरफ। तो जब 4 बॉन्ड ऐसे दिख जाएंगे हमें, ये लीजिए ऐसे, ये ठीक है, जब ये 4 बॉन्ड दिख जाएंगे तो इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ये शेप क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल कहलाती है। अब इस शेप टेट्राहेड्रल में ये जो शेप है, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये शेप क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल कहलाएगी। और ज्योमेट्री और शेप यहाँ पर क्या होंगी, सिमिलर, क्योंकि लोन पेयर 0 है। तो जब एक सेंट्रल एटम हो और 4 सराउंडिंग एटम हो और एक भी लोन पेयर ना हो, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि शेप क्या बनकर आती है, टेट्राहेड्रल। प्रैक्टिकली देखा गया शेप क्या बन के आएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर इसमें केस डेवलप्ड हो जाए, यानी क्या हो, AB3E टाइप का हो जाए, यानी एक बॉन्ड पेयर हटकर, एक सेंट्रल एटम हटकर उसकी जगह पर कौन आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो क्या होगा। तो आप देखिए बॉन्ड पेयर इस बार कितने हो जाएंगे, 3, और लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पर 1। और जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आ जाते हैं तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होती है। एग्जाम्पल देखें तो ये किस तरीके के मॉलिक्यूल में दिख सकता है, तो ये एग्जाम्पल दिख सकता है NH3 के मॉलिक्यूल में। अब आप जब NH3 का मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म करोगे तो सपोज करो हमने क्या किया, ये क्या होता है ज्योमेट्री में, क्या होगा, सेंट्रल एटम A है इस बार और सराउंडिंग कितने हैं, 3, तो 3B कुछ इस तरीके से जाकर स्टे करेंगे और एक जो लोन पेयर है वो ऐसे रह जाएगा। अब ये जो लोन पेयर है ये इस पर भी रिपल्शन करेगा, ये इस पर भी रिपल्शन करेगा। अच्छा हाँ, यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ सारे एंगल्स कितने होते हैं, 109.5 डिग्री के। कई सारी बुक्स में 109.28 होता है, तो वैसे ये क्या है, 109.5 डिग्री के सारे एंगल्स होते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही लोन पेयर आया, हमने पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एंगल थोड़े से कम होते चले जाएंगे और का पास हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एंगल 109, ये सारे एंगल 109.5 की जगह ये एंगल हो जाएगा, ये तीनों एंगल हो जाएंगे 107 डिग्री के आसपास, 107 डिग्री। और 107 डिग्री के बाद ये तो हो गई इसकी ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट हो रहे हैं। क्या हो गई, टेट्राहेड्रल में क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, चेंज हो गया। तो ये क्या है, ज्योमेट्री तो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। हम बात कर रहे हैं शेप की, तो शेप क्या हो जाएगी, इस शेप को देखिए। अब आप यहाँ तो लोन पेयर है
और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन की वजह से शेप बनेगी और शेप को बोलेंगे ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। तो ये शेप क्या बनेगी, ट्रायगोनल पिरामिडल। बननी क्या चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन एक बॉन्ड पेयर हट के लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से एंगल 109 से घटकर 107 हो गया और ये शेप क्या कहलाएगी, प्रैक्टिकली ये शेप कहलाती है ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ये शेप बन जाती है ट्रायगोनल पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल होता है NH3। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बॉन्ड पेयर और कम हो जाए और हो जाए AB2E2 टाइप। AB2E2 टाइप का मतलब है कि इस बार बॉन्ड पेयर तो बनेंगे 2 और लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर भी होंगे 2। अब बॉन्ड पेयर भी 2 हों और लोन पेयर भी 2 हों तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल होता है H2O। यानी इसका एग्जाम्पल होता है, इस टाइप का एग्जाम्पल होता है H2O। H2O की जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो होगा क्या कि इस बार 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। तो 2 लोन पेयर क्या होगा, एक लोन पेयर हम यहाँ दिखा देते हैं। अब जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ आया तो ये और इसके पास आ गया, ये इसको और रिपेल करेगा। अब जो एंगल 107 था इसको और ज़्यादा कम करेगा, ये इधर से रिपेल करेगा, ये इधर से रिपेल करेगा और ये और बेंट होता चला जाएगा। तो जब ये बेंट होगा तो एक्चुअल में ये जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और 2 हैं इसके पास लोन पेयर, 2 हैं इसके पास लोन पेयर। अब जब लोन पेयर इसके 2 हैं तो आप देखिए ये लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे पहले तो, फिर ये आपस में रिपेल करने के बाद ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है इनके कम हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाता है 104। और जब ये एंगल 104 हो गया तो फिर दोबारा शेप कैसी आ गई, बेंट। तो इस केस में यानी AB2E2 टाइप में जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हों तो शेप 107 से घटकर कितनी हो जाती है, 104, यानी एंगल 104 हो जाता है और शेप कुछ इस तरीके की रह जाती है और इस शेप को क्या बोलते हैं, बेंट। तो बेंट शेप अभी एक केस में और बनी थी और इस केस में भी बेंट बनती है, लेकिन वहाँ एग्जाम्पल चेंज था, वहाँ SO2 का एग्जाम्पल था और यहाँ H2O का एग्जाम्पल है। तो ये AB4 में 3 टाइप बन जाते हैं। तो शेप टेट्राहेड्रल कब है, जब सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है। जैसे ही एक बॉन्ड पेयर हटा और लोन पेयर आ गया, शेप में डिस्टॉर्शन हुआ और शेप टेट्राहेड्रल से कहाँ चली गई, ट्रायगोनल पिरामिडल पे, यानी एंगल 109 से घटकर 107 हो गया था। इसी तरीके से जब एक और लोन पेयर बॉन्ड पेयर हटा और एक और लोन पेयर आ गया तो हमने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर तो सबसे कम होता है। तो ये रिपल्शन सबसे कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिपल्शन हुआ कि एंगल 107 से वापस कहाँ गया, 104 पर, और शेप वापस किस पे हो गई, बेंट। टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट होकर चली गई बेंट में। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है। आप देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है, शेप तो बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है और बॉन्ड क्या है, बेंट शेप दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से एक केस ये बनता है। अब ये आपने देख लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसको प्रैक्टिकली जब देखा गया, वेस्पर थ्योरी के बेस पर जब उसको डिटरमाइन किया गया शेप को, तो वो स्पेस में कहाँ जाकर एंगल रुके वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास AB5 टाइप। AB5 टाइप यानी एक सेंट्रल एटम है और 5 सराउंडिंग एटम है। बॉन्ड पेयर यहाँ पर 5 हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है। तो इस केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों सिमिलर होंगी। यानी होता क्या है कि एक भी नेचर में यहाँ स्टे करता है, एक भी इस पोजीशन पर स्टे करता है और एक भी इस पोजीशन पर स्टे करता है। और ये जब 3 डायमेंशन में अगर 3 ही बॉन्ड हो तो हमें पता है, और लोन पेयर ना हो तो वो तीनों एंगल कितने होते हैं, 120, ये भी 120 और ये भी 120। इसके बाद लेकिन अभी हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और हैं। अब ये क्या होता है कि आप ऐसा समझिए कि ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और एक ये वाला बॉन्ड पेयर, यानी अगर मैं 3 लूँ तो 3 में 1 2 और 3, ये तो हो गया 120 के एंगल, या आप ऐसे देख लीजिए इसको, ठीक है। 120 के एंगल हो गए तीनों के बीच में। अब जब 120 के एंगल हो गए तो एक बॉन्ड आगे लगा दिया ऐसे। अब ये जो आगे लगाया आप देखिए, इसके साथ इस बराबर वाले के साथ कितना 90 का, इस नीचे वाले के साथ कितना एंगल बनाना 90, इधर वाले के साथ 90, या आप इन तीनों को ऐसे रखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ रखूँ तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये तीनों के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, 90 डिग्री। इस वाले बॉन्ड के इधर वाले, इसी तरीके से एक बॉन्ड यहाँ रख दिया। कहने का मतलब है कि ये 3 120 में आ गए और जो 2 बॉन्ड बचे वो अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से।
यानी ये इसके साथ 90 का, ये इसके साथ 90, तीनों ये ऊपर नीचे वाले 90 का एंगल बनाते हैं और ये वाले 120 का एंगल बनाते हैं। और जब ये शेप, जब ये बॉन्ड फिक्स हो जाते हैं, रिपल्शन यहाँ सबसे कम, इस पोजीशन पर सबसे कम फील करते हैं, तो एक फाइनल ज्योमेट्री और शेप बनकर आती है। क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी, सिमिलर होगी, और इसको बोलते हैं ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इस शेप को बोला जाता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, किस तरीके के मॉलिक्यूल में होता है, तो ये होता है PCl5 में। PCl5 में फॉस्फोरस, एक क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, तीनों क्या है 120 के एंगल में, फोर्थ क्लोरीन Cl 90 के एंगल पे और फिफ्थ भी 90 के एंगल पे। तो ये होता है PCl5 में। यहाँ पर एक थ्योरी का क्वेश्चन भी होता है, अभी आएगा, डिस्कस करेंगे कि इसे बोलते हैं, ये जो है देखो ये एक्सिस पर है, ये एक्सिस पर है, एक्सिस पर, और ये क्या है, ये एक्सिस पर नहीं है, तो ये है एक्सियल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड का कंसेप्ट होता है। और ये कहा जाता है कि अगर इसको हीट कराया जाए तो क्या होगा, हीट कराने पर क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर PCl5 को मैं हीट करा दूं तो क्या बनेगा, PCl3 और Cl2। यही क्वेश्चन आता है कि ये वाले बॉन्ड क्यों टूटते हैं, तो दे आर वीकर। क्यों ये वीक क्यों है, क्योंकि ये तीन, ये ऐसे ही सिचुएशन बनी हुई है ना, अभी अभी देखा था कि ये तो क्या है, ये तीन तो हैं 120 के एंगल पे, तो इनमें तो रिपल्शन कम है, और अगर कम रिपल्शन है तो स्टेबल ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जब ये वाला चौथा है तो ये क्या है, ये तो 90 बना रहा है सबके साथ, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा। तो ऐसी नीचे वाला भी 90 बनाता है, तो ये वाला और ये वाला 90 एंगल बनाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड वीक होते हैं, तुरंत टूट के Cl2 बना लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें अगर हम केस चेंज करें तो हम क्या हैं कि एक बॉन्ड पेयर हट गया यहाँ से और एक क्या आ गया, लोन पेयर, यानी इस बार बॉन्ड पेयर हैं 4, लोन पेयर है 1, तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 1 है, एक बॉन्ड पेयर हमने इसी स्ट्रक्चर में हटा दिया, जैसे A B B B B, और यहाँ क्या है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हट गया, तो ये रिपेल करेगा, और रिपेल करके ये एक दूसरे को पास पास ले आएगा, और पास पास लाने के बाद अब ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होंगी। शेप तो क्या है, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन शेप क्या है, शेप देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं A B B B B, तो ये क्या बन गया, ये वो बन गया जिसे हम कहते हैं बच्चों का झूला, स्कूल में लगा ना, सीसॉ, ऐसे एक तरफ जिधर इधर बच्चा बैठता है फिर इधर बच्चा बैठता है, तो शेप क्या हो गई इसकी, सीसॉ। कहाँ से डिस्टॉर्ट हो गई, ठीक है, ऐसी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आया इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया, और रिपल्शन की वजह से शेप क्या हो गई, सीसॉ बन गया, सीसॉ शेप हो गई। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, सीसॉ शेप बोलते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल क्या है सर इसका, तो इसका एग्जाम्पल है SF4, SF4, यानी सल्फर की जब बॉन्डिंग होगी, सल्फर जब जुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है इसका SF4। तो आप इसको देखिए, फिर मैं अगला कराता हूं। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब इसी में एक और केस मैं बना रहा हूं, और वो नेक्स्ट केस हमारा क्या है, तो वो है AB3E2 टाइप। मीन्स इस बार बॉन्ड पेयर है हमारे पास 3, लोन पेयर हैं 2, तो ये शेप और ज़्यादा चेंज होगी, और क्या होगा कि A B, ठीक है, B B B, और 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, ये एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूं, यानी A B B और B बना दूं, यानी B ऐसे जाके स्टे करेंगे, और जब ये ऐसे जाके स्टे करेंगे तो ये कैसी शेप दिख रही है, टी शेप। ये कैसी शेप है, शेप हो गई टी शेप। एग्जाम्पल क्या होगा, टी शेप बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका होगा ClF3, यानी ClF3 में होता ये है कि Cl 3F के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और 2 लोन पेयर बचे रह जाएंगे। ये दोनों लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा, और पोजीशन क्या हो जाएगी, ये डिस्टॉर्ट होते होते ये एक दूसरे से दूर जाते जाते कैसे आ जाएंगे, ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे। Cl यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और B यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये शेप क्या कहलाएगी, टी शेप। यानी जब 3 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों, तो एग्जाम्पल होता है ClF3,
शेप होती है टी शेप, कहाँ से डिस्टॉर्ट हुई है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल से। तो इस तरीके से AB5 टाइप के 3 टाइप बन जाते हैं। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट टाइप हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और वो लास्ट टाइप है हमारा AB6 टाइप। AB6 टाइप, जब सेंट्रल एटम हो 1 और सराउंडिंग एटम हो 6 तो उसको क्या बोलेंगे, AB6 टाइप। AB6 टाइप में देखते हैं, AB6 टाइप में जब ये डिस्टॉर्ट होगी शेप, यानी इसमें हम एक बॉन्ड पेयर कम कर हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, एक केस तो ये बनेगा और इसमें एक बनेगा AB4E2 टाइप। AB4E2 टाइप, मैं इन दोनों के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल होता है BrF5, इसका एग्जाम्पल होता है XCF4, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF6। ठीक, अब क्या है यहाँ पर तो सारे क्या है, सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम है, यानी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, लोन पेयर एक भी नहीं है, ज्योमेट्री भी शेप सेम रहेगी। तो क्या होता है 3 डायमेंशन में जब 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर जुड़ता, सेंट्रल एटम जुड़ता है तो A B B B B B और एक B, इस तरीके की शेप बनकर आती है और शेप और ज्योमेट्री इस केस में बराबर होंगी। तो इस शेप को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो SF6, यानी आप यहाँ पर क्या सल्फर रख दो और यहाँ 6 वो रख दो, S F F F F F F, तो ये शेप होती है SF6 और इस शेप को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हुआ क्या कि एक बॉन्ड पेयर कम होके लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड पेयर हो गए 5, लोन पेयर हो गया 1, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, तो क्या सिचुएशन होगी, A B B B B और एक ऊपर या नीचे से कहीं से आप हटा दो लोन पेयर। तो ये इस पर क्या होगा, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है तो ये इसको डिस्टॉर्ट करेगा। अब ऑक्टाहेड्रल तो शेप रहेगी नहीं, तो जब ये ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं रहेगी तो ऑक्टाहेड्रल से कहाँ डिस्टॉर्ट हो जाती है, ये हो जाती है स्क्वायर प्लैनर। इस शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लैनर, तो इसकी हो जाएगी स्क्वायर प्लैनर नहीं, इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये शेप कहलाती है स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है BrF5, यानी जब Br 5F के साथ जुड़ जाएगा तो 5F के बाद जुड़ने के बाद एक लोन पेयर यहाँ पर रह जाएगा। ये लोन पेयर इनको डिस्टॉर्ट करेगा और शेप ऑक्टाहेड्रल से कहाँ आ जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। ये शेप क्या कहलाएगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें थर्ड केस बन रहा है जिसको हम बात कर रहे हैं AB4E2 टाइप। AB4E2 टाइप में बॉन्ड पेयर होंगे 4, लोन पेयर होंगे 2 और 2 लोन पेयर होंगे, इसी में बना देता हूँ, तो ये वाला बॉन्ड पेयर भी हट जाएगा और 2 लोन पेयर रह जाएंगे। अब ये इसको सबको एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने के बाद ये शेप केवल ये वाली रह जाएगी। और इस शेप को क्या बोलते हैं, तो इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो XeF4। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ कि जीनॉन क्या होगा कि 4F इस तरीके से जाकर जुड़ जाएंगे और 90 के एंगल में होंगे और इसको क्या बोलेंगे, इस शेप को बोलते हैं केवल स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। तो इस तरीके से वेस्पर थ्योरी के हिसाब से और बेस पर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको दिखा दिए। और इस थ्योरी में कहा गया कि मैं इन शॉर्ट इसकी समरी दे देता हूँ कि इस थ्योरी में बेसिकली कहा गया जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में भी और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड का मतलब लोन पेयर्स में भी। और रिपल्शन की वजह से वो हम कहें कि स्पेस में वहाँ जहाँ जाकर स्टे करते हैं, स्टे करने के बाद जहाँ वो कम रिपल्शन फील करते हैं वहाँ स्टे करते हैं और वहाँ स्टे करने के बाद उनकी एक फिक्स पोजीशन हो जाती है और उस पोजीशन के बेस पर एक फिक्स शेप आती है। ये किसने बताया, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने। हमने यहाँ पर देखा AB2 टाइप का मॉलिक्यूल जब सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं था, तो जब लोन पेयर ना हो, केवल बॉन्ड पेयर हो तो वहाँ रिपल्शन सबसे कम होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड और लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने AB2 टाइप का मॉलिक्यूल देखा जहाँ लोन पेयर था ही नहीं तो शेप थी लीनियर। हमने AB3 टाइप का मॉलिक्यूल देखा जहाँ लोन पेयर था ही नहीं तो शेप थी ट्रायगोनल प्लैनर। हमने AB4 टाइप का मॉलिक्यूल देखा जहाँ लोन पेयर था ही नहीं, वहाँ थी शेप टेट्राहेड्रल। हमने AB5 टाइप का मॉलिक्यूल देखा जहाँ लोन पेयर नहीं था, वहाँ शेप थी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। और हमने AB6 टाइप का मॉलिक्यूल देखा जहाँ लोन पेयर नहीं था, सारे ही बॉन्ड पेयर थे, तो शेप थी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर आते गए वो शेप्स
डिस्टॉर्ट होती गई और वो अलग अलग नाम से और अलग अलग सिचुएशन में उनके एंगल्स कम होते गए और बैंड कहीं बैंड शेप बनी, कहीं पर स्क्वायर पिरामिडल बनी, कहीं स्क्वायर प्लानर बनी। तो इस तरीके से शेप्स आती हैं और हमें याद होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको बेसिक शेप्स याद होनी चाहिए। आगे की शेप्स तो डिस्टॉर्टेड शेप तो बाद में भी इजी धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएंगी। आप बेसिक शेप में मैं बता दूं, अगर मॉलिक्यूल ए बी टाइप का है और लोन पेयर नहीं है तो शेप लीनियर। अगर मॉलिक्यूल ए बी 3 टाइप का है और लोन पेयर नहीं है तो शेप ट्राइगोनल प्लानर। अगर आपको इतना भी याद है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अगर मॉलिक्यूल ए बी 4 टाइप का है जहाँ लोन पेयर नहीं है तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। अगर मॉलिक्यूल ए बी 5 टाइप का है और लोन पेयर नहीं है तो शेप होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और अगर मॉलिक्यूल ए बी 6 टाइप का है, ए बी 6 टाइप का है और लोन पेयर नहीं है तो शेप होती है, शेप क्या होती है, तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। और इनकी डिस्टॉर्टेड शेप तो आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।